क्या हो अगर एक सुबह आप उठें और पाएं कि आप शायद इस धरती पर बचे आखिरी इंसान हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, तापमान -40 डिग्री और दूर कहीं अंतरिक्ष से कोई आपकी ओर आ रहा है, अनजान, बिल्कुल अनजान, कि यहां सब खत्म हो चुका है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है 2049 की दुनिया की। एक कहानी विज्ञान की, अकेलेपन की, गहरे अफसोस की और हां, उम्मीद की भी। ये आर्कटिक की जमा देने वाली ठंड से शुरू होकर अंतरिक्ष के सितारों तक जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक बुजुर्ग वैज्ञानिक ऑस्टिन की दास्तान बयान करती है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। कहानी हमें ले जाती है आर्कटिक के एक बिल्कुल सुनसान रिसर्च बेस पर, एकदम वीरान। हाँ, यहाँ है ऑस्टिन, एक उम्रदराज वैज्ञानिक, और पूरी तरह अकेले। चारों तरफ बस बर्फ है, मशीनें हैं और एक गहरा सन्नाटा। हाँ, और ये अकेलापन अचानक नहीं आया। कुछ वक्त पहले ही पृथ्वी पर एक रहस्यमयी, जानलेवा, जहरीली गैस फैली थी। इतनी तेजी से फैली कि उसने लगभग पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। पूरी इंसानियत को। बाप रे। हाँ, जो गिने चुने लोग बच गए, उन्हें सरकारों ने जैसे तैसे अंतरिक्ष यानों में बिठाकर नए ग्रहों की तलाश में भेज दिया, एक बिल्कुल अनिश्चित भविष्य की ओर। लेकिन ऑस्टिन यही रह गया। ये सवाल तो उठता है कि क्यों? क्या उसे मौका नहीं मिला निकलने का? मौका तो था, उसके पास साधन भी थे, दौलत भी, लेकिन वो गंभीर कैंसर से जूझ रहा था। और उसने फैसला किया कि वो इसी धरती पर यहीं अपनी आखिरी सांस लेगा। शायद एक तरह का प्रायश्चित भी था ये उसके लिए। उसने जानबूझकर ये बर्फीला एकांत चुना, चाहता तो वो भी जा सकता था। तो अब उसकी जिंदगी बस मशीनों की देखभाल, खुद का डायलिसिस करना, अकेले खाना और शायद अपनी पुरानी यादों से जूझना। बिल्कुल, उसकी दुनिया बस इतनी ही रह गई है। वो स्क्रीन पर पृथ्वी के उजड़ते हुए मंजर देखता है और शायद सोचता है कि क्या ये सब रोका जा सकता था। उसके चेहरे पर सिर्फ बीमारी की थकान नहीं है, एक गहरा बोझ भी दिखता है। लेकिन ये दिलचस्प है कि जैसा आपने कहा, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कहानी हमें उसके अतीत में भी ले जाती है ना। जवानी में वो एक बहुत ही ब्रिलियंट, मगर कहें तो जुनूनी वैज्ञानिक था, किताबों और खोज में डूबा रहने वाला। हाँ, बिल्कुल। और उसने बहुत पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी। उसने बृहस्पति के एक चांद केटू की खोज की थी और कहा था कि वहां जीवन की संभावना हो सकती है। उसने दुनिया को चेताया था कि पृथ्वी का पर्यावरण बिगड़ रहा है, हमें दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाने की जरूरत पड़ेगी। उसकी बातों में दम था, एक विजन था। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में प्यार भी आया। जीन नाम की एक महिला से मुलाकात हुई, उनमें आकर्षण हुआ, शादी हुई, एक नई शुरुआत। हाँ, लेकिन यहीं पर उसकी कहानी का दुखद मोड़ शुरू होता है। ऑस्टिन अपने काम में, अपने जुनून में इतना खो गया कि उसने जीन और अपने रिश्ते को जैसे नजरअंदाजी कर दिया। जीन ने अकेलापन महसूस किया और फिर जब वो गर्भवती हुई तो उसने ऑस्टिन को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे डर था कि उसका बच्चा भी वही अनदेखी सहेगा। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि ऑस्टिन पर इसका जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वो उस वक्त भी अपनी रिसर्च में, अपनी दुनिया में ही खोया रहा। यकीन करना मुश्किल है कि कोई अपने परिवार के टूटने पर इतना उदासीन कैसे रह सकता है। शायद उसे लगा कि उसका काम मानवता के भविष्य के लिए ज्यादा जरूरी है, निजी रिश्तों से भी बढ़कर। या शायद वो रिश्तों की अहमियत कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन आज इस बर्फीले सन्नाटे में वही अकेलापन, वही नजरअंदाज किए गए रिश्ते और उसकी बीमारी उसे रह रहकर कचोट रहे हैं। शायद इसीलिए उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जो उसकी हालत और उसकी याददाश्त को और बिगाड़ रही है। और इसी गहरे सन्नाटे और धुंधलाती यादों के बीच कुछ एकदम अनपेक्षित होता है। उसे एक बहुत कमजोर सा सिग्नल मिलता है। ये कहां से आ रहा है? ये सिग्नल आ रहा है अंतरिक्षयान ईथर से, जो केटू ग्रह से पृथ्वी की ओर लौट रहा है। और विडंबना देखिए, ये वही मिशन है जिसे सालों पहले ऑस्टिन ने ही प्लान किया था और भेजा था। क्या बात है। उसी का मिशन। हाँ। और इसकी कमांडर हैं डॉक्टर सूली। हाँ। वो लोग पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जाने बिना कि उनका घर अब एक वीरान जगह बन चुका है। ये तो
किस्मत का अजीब खेल है। ऑस्टिन को धुंधला सा याद आता है कि ये उसका मिशन है। हाँ, उसे एहसास होता है कि उसे ईथर को रोकना होगा, उन्हें पृथ्वी की सच्चाई बतानी होगी। लेकिन कैसे? यही तो मुश्किल है। उसके बेस का जो एंटीना है, हाँ, वो इतना शक्तिशाली नहीं कि तुरंत इतनी लंबी दूरी का सिग्नल भेज सके। संपर्क स्थापित करने में मतलब कई घंटे लगेंगे, शायद 6-7 घंटे। ओ, और उधर ईथर पर डॉक्टर सूली और क्रू वो भी परेशान होंगे, बहुत परेशान है। उन्हें K2 पर जीवन के अनुकूल माहौल मिला है, वो एक तरह से खुशखबरी लेकर लौट रहे हैं, लेकिन पृथ्वी से कोई जवाब नहीं मिल रहा। एक आधा अधूरा सिग्नल मिला है, पर कुछ साफ नहीं। क्या पृथ्वी पर सब ठीक है? ये सवाल उन्हें खाए जा रहा है। एक तरफ अंतरिक्ष में बेसब्री, दूसरी तरफ पृथ्वी पर बेबसी। और तभी ऑस्टिन के बेस पर एक और मुसीबत आ जाती है। हाँ बिल्कुल, किचन में अचानक आग लग जाती है। शायद उसकी अपनी लापरवाही से वो जैसे तैसे आग बुझाता है, लेकिन जब धुआं छंटा है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस राख और धुएं के बीच उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो चुपचाप खड़ी है। एक बच्ची इस वीराने में, ये कैसे मुमकिन है? कहां से आई वो? क्या वो किसी रेस्क्यू टीम से बिछड़ गई? ऑस्टिन हैरान है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, नाम पूछता है, लेकिन बच्ची एकदम खामोश। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बस एक अजीब सी शांति है। ऑस्टिन सोचता है शायद वो सदमे में है, डरी हुई है। वो उसे अपने पास रखता है, उसकी देखभाल करने लगता है और उसे एक नाम देता है, आइरिस। आइरिस? हाँ, आइरिस। ये वही नाम है जो उसने सालों पहले अपनी बेटी के लिए सोचा था। वो बेटी जिससे वो कभी मिला ही नहीं। इस बच्ची का आना कहानी में एक नया रहस्य जोड़ देता है। तो अब ऑस्टिन के पास एक नहीं 2 जिम्मेदारियां हैं। ईथर को चेतावनी देना और इस बच्ची की देखभाल करना। उसे पता चलता है कि ईथर से साफ संपर्क के लिए उसे यहां से दूर जाना होगा, एक दूसरे ज्यादा शक्तिशाली वेदर स्टेशन तक। बिल्कुल, और ये एक बहुत मुश्किल फैसला है। बाहर जानलेवा ठंड है, बर्फीला तूफान कभी भी आ सकता है। क्या वो इस नन्ही खामोश बच्ची को साथ ले जाए या उसे यहीं छोड़ दे? ये उसकी इंसानियत की परीक्षा है। लेकिन शायद इस बच्ची की खामोश मौजूदगी ने ऑस्टिन के अंदर कुछ जगा दिया है, एक जिम्मेदारी का एहसास, या शायद जीने की एक नई वजह। वो फैसला करता है आइरिस उसके साथ जाएगी। वो तैयारी करते हैं। बच्चे खामोशी से हर काम में उसका साथ देती है, जैसे वो सब समझ रही हो। अगले दिन वो स्नोमोबाइल पर निकलते हैं, एक खतरनाक सफर पर। चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ की चादर और 2 अकेले इंसान। यहां से कहानी एक बहुत ही भावनात्मक और चौंकाने वाले मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। सफर जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा कठिन साबित होता है। और फिर एक रात जब वो बर्फ पर रुके हुए होते हैं, अचानक बर्फ टूट जाती है। स्नोमोबाइल और दोनों नीचे बर्फीले पानी में। ओह गॉड, सोचिए वो खौफनाक मंजर। -40 डिग्री तापमान, बर्फीला पानी। ऑस्टिन अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह खुद को और आइरिस को बाहर निकालता है, लेकिन उनका सारा सामान, स्नोमोबाइल, सब कुछ पानी में समा जाता है। अब उनके पास सिर्फ जिस्म पर पहने गर्म कपड़े हैं और सामने है मीलों लंबा बर्फीला रेगिस्तान। ये तो लगभग मौत को बुलावा देने जैसा है। ऑस्टिन के हालात वैसे ही खराब है, ऊपर से ये हादसा। वो कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे का सफर पैदल शुरू होता है। ऑस्टिन की हिम्मत अब जवाब देने लगती है। उसकी उम्र, उसकी बीमारी, थकान, वो बार-बार बर्फ में गिर पड़ता है। उसे लगता है शायद यही उसका अंत है। लेकिन तभी वो नन्ही खामोश आइरिस वो आगे आती है। वो बोलती नहीं, पर उसकी आंखें, उसके इशारे जैसे ऑस्टिन को हिम्मत देते हैं। वो उसे उठने का इशारा करती है, आगे बढ़ने का इशारा करती है, जैसे कह रही हो अभी हार मत मानो। ये एक बेहद मार्मिक दृश्य है। एक मरता हुआ बूढ़ा आदमी और एक रहस्यमयी बच्ची जो उसे जीने की वजह दे रही है। इस बच्ची की वजह से ऑस्टिन फिर उठता है, आगे बढ़ता है। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 दिन और गुजर जाते हैं। मंजिल अभी भी दूर लगती है। और तभी एक भयानक बर्फीला तूफान उन्हें घेर लेता है। हवा इतनी तेज कि खड़ा रहना मुश्किल, चारों तरफ बर्फ का बवंडर। और इसी अफरा तफरी में आइरिस का हाथ ऑस्टिन से छूट जाता है। वो बिछड़ जाती है
ऑस्टिन घबरा जाता है, वो चीखता है, पागलों की तरह उसे बर्फ के तूफान में ढूंढता है। उसके चेहरे का डर, उसकी बेबसी बताती है कि ये बच्ची अब उसके लिए कितनी जरूरी हो गई है। ये सिर्फ एक अजनबी बच्ची नहीं रही, शायद उसके जीने का आखिरी सहारा बन गई है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार वो उसे ढूंढ लेता है और फिर अपनी बची खुची सारी हिम्मत समेटकर वो दोनों किसी तरह उस दूसरे वेदर स्टेशन तक पहुंच ही जाते हैं। पहुंचते ही ऑस्टिन का पहला काम होता है ईथर से संपर्क साधना। वो कांपते हाथ उसे मशीनें चालू करता है, सिग्नल भेजता है और इस बार आवाज आती है। डॉक्टर सूली लाइन पर है, संपर्क हो गया है। चलो, एक पल के लिए उम्मीद तो बंधी, लेकिन जैसे ही ऑस्टिन उन्हें कुछ बताने वाला होता है, ईथर पर कयामत टूट पड़ती है। उनका यान अचानक अंतरिक्ष में तैरते उल्का पिंडों के खतरनाक झुंड में, मतलब एस्ट्रॉइड फील्ड में घुस जाता है। यान बुरी तरह हिलने लगता है, टक्करों की आवाजें आती हैं, अलार्म बज उठते हैं, पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है और एक बार फिर पृथ्वी से संपर्क टूट जाता है। ऑस्टिन बेबस होकर सुनता रह जाता है। ईथर पर हालात बेहद नाजुक हैं। यान क्षतिग्रस्त हो गया है, उनका रास्ता भटक गया है। क्या वो इस मुसीबत से निकल पाएंगे? डॉक्टर सूली एक लीडर के तौर पर वो हिम्मत दिखाती हैं। वो खुद एक और क्रू मेंबर के साथ स्पेस वॉक करके यान की मरम्मत का जोखिम उठाती हैं। ये बेहद खतरनाक काम है क्योंकि वो उल्कापिंड लगातार आसपास से गुजर रहे हैं। वो मरम्मत करने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन एक दुखद हादसा हो जाता है। वापस यान में आते वक्त सूली की साथी माया एक तेज रफ्तार उल्कापिंड की चपेट में आ जाती है। वो बुरी तरह घायल हो जाती है। क्रू मेंबर उसे अंदर लाते हैं, लेकिन उसकी चोटें इतनी गहरी होती हैं कि वो दम तोड़ देती है। पूरे क्रू पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उन्होंने न सिर्फ एक साथी खोया, बल्कि शायद घर लौटने की उम्मीद भी धुंधली पड़ने लगी। इस भारी गम के माहौल में सूली एक बार फिर पृथ्वी से संपर्क साधने की कोशिश करती है और इस बार ऑस्टिन से बात हो पाती है। हाँ, और इस बार ऑस्टिन कोई वक्त बर्बाद नहीं करता। उन्हें बिल्कुल साफ शब्दों में बता देता है, पृथ्वी पर मत लौटो, यहाँ सब खत्म हो चुका है, हवा जहरीली है, कोई नहीं बचा है, तुम लोग K2 वापस जाओ, वही तुम्हारा नया घर है। ये सुनना ईथर के क्रू के लिए कितना भयानक रहा होगा। उनकी सारी उम्मीदें, सारी मेहनत जैसे एक पल में टूट गई। सूली पूछती है, तो फिर आप वहां अकेले क्यों हैं? ऑस्टिन का जवाब बहुत मार्मिक। वो कहता है, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वो उन्हें K2 का सही रास्ता बताता है, नेविगेशन डेटा देता है और एक नसीहत भी देता है। K2 को बचाए रखना, लालच को हावी मत होने देना, वरना उसका हश्र भी पृथ्वी जैसा होगा। क्रू में मिलीजुली भावनाएं हैं। एक तरफ घर टूटने का गम, दूसरी तरफ एक नई मंजिल मिलने की राहत। लेकिन उनका एक साथी है, मिशेल। वो K2 जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है उसने अपने परिवार से वादा किया था, वो पृथ्वी ही जाएगा, चाहे जो हो। ऑस्टिन और सूली से समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, बताते हैं कि वह मौत के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता। आखिरकार उसे एक छोटे यान में पृथ्वी की तरफ भेज दिया जाता है, उसकी अपनी किस्मत के हवाले। बाकी क्रू भारी मन से K2 की ओर मुड़ जाता है। बातचीत के आखिर में सूली ऑस्टिन का शुक्रिया अदा करती है। वो बताती है कि ऑस्टिन बचपन से उसके हीरो रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर वो एस्ट्रोनॉट बनी। और फिर वो कहती है, मेरी माँ जीन, वो भी आपकी बहुत इज्जत करती थी, वो अक्सर आपके बारे में बात करती थी। जीन का नाम, ये नाम सुनते ही ऑस्टिन जैसे जम सा जाता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। सालों पुरानी यादें, वो चेहरा जिसे उसने नजरअंदाज किया था, सब एक पल में कौंध जाता है। वो कांपती आवाज में पूछता है, सूली, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? और दूसरी तरफ से जवाब आता है, आइरिस, डॉक्टर आइरिस सूली। आइरिस? ऑस्टिन के कानों में ये नाम गूंजता है, आइरिस सूली। उसकी अपनी बेटी, जिसे उसने कभी देखा नहीं, जिसे उसने उसके जन्म से पहले ही छोड़ दिया था, वही बेटी आज अंतरिक्ष में है और अनजाने में उसने उसी की जान बचाई है। ये एहसास उसे झंझोड़ देता है। वो फौरन बाहर भागता है। क्यों? शायद उस नन्ही आइरिस को ढूंढने, उसे ये बताने कि उसकी असली बेटी मिल गई है, या शायद ये बताने कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं। लेकिन बाहर बर्फीले सन्नाटे में कोई नहीं है।
वो नन्ही बच्ची आयरिस वो वहां है ही नहीं। वो कभी थी ही नहीं। क्या मतलब? वो बच्ची वो असली नहीं थी? नहीं, वो बच्ची सिर्फ ऑस्टिन के दिमाग की उपज थी, एक हैलुसिनेशन, एक कल्पना। उसके अकेले बीमार पछतापा करते दिमाग ने उसे बनाया था। क्यों? शायद शायद जीने की एक वजह देने के लिए, शायद उसे तब तक जिंदा रखने के लिए जब तक वो अपनी असली बेटी डॉक्टर आयरिस सूली और बाकी क्रू की जान बचाने का अपना आखिरी फर्ज पूरा न कर दे। अविश्वसनीय। तो ये सब उसके दिमाग का खेल था। उस बच्ची ने उसे वो मुश्किल सफर पूरा करने की हिम्मत दी, उसे उस स्टेशन तक पहुंचाया ताकि वो सही समय पर ईथर से संपर्क कर सके। बिल्कुल। अगर वो बच्ची ना होती तो शायद ऑस्टिन वेदर स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता। और अगर ऐसा होता तो ईथर का क्रू हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाता। अनजाने में ही सही, ऑस्टिन के दिमाग ने एक भ्रम पैदा करके न सिर्फ उसे जिंदा रखा बल्कि मानवता के भविष्य को भी बचा लिया। बाप बेटी के बीच लाखों मील का फासला था, पर एक अनदेखे धागे ने, शायद किस्मत ने, उन्हें इस तरह जोड़ दिया। तो ये थी कहानी ऑस्टिन की, उस आखिरी इंसान की जिसने मरते मरते अनजाने में ही सही अपनी बेटी और शायद इंसानियत के बचे हुए हिस्से को एक नई सुबह दी। एक कहानी अकेलेपन की, पछतावे की और आखिर में एक अनोखे किस्म के छुटकारे की। हाँ, कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल हवा में तैरता रहता है। क्या डॉक्टर सूली आयरिस को कभी पता चलेगा कि वो अजनबी आवाज जिसने उन्हें अंतरिक्ष में रास्ता दिखाया, जिसने उन्हें नई जिंदगी दी, वो कोई और नहीं, उसके अपने पिता थे? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा उसी बर्फ में ही दबा रहेगा। इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया? क्या आपको लगता है ऑस्टिन ने आखिर में अपना प्रायश्चित पूरा किया? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी की गहराइयों में उतरने के लिए। अलविदा।